हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 CC 6 में सल्तनत कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। सल्तनत कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित व्यवस्था थी जो भारत की संपन्नता का प्रमुख स्रोत थी। सल्तनत काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था तथा देश की आबादी में अधिकतम संख्या किसानों की ही थी। यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। अत्यधिक बारिश और किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप कृषि उत्पादन की मात्रा भी काफ़ी अधिक थी। अधिकतर क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का भी आधार थी। सल्तनत काल में भी कृषि ही आय का मुख्य स्रोत थी, अतः राज्य की ओर से कृषि को उन्नत बनाने के प्रयास किए जाते थे। इसका एक कारण यह भी था कि खेती की जमीन का विस्तार करना तथा कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाना राज्य की आय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक था। कृषि के विकास तथा अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों का भी विकास किया गया था। सल्तनत काल में खेती पुराने तौर तरीकों से ही की जाती थी। किसानों को उस समय उर्वरकों की जानकारी नहीं थी। भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रायः पशुओं के गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। किसान फसलों की सिंचाई के लिए अधिकतर बारिश के जल पर निर्भर करते थे। इसके अलावा नदियाँ, कुएं, तालाब, जलाशय आदि भी सिंचाई के स्रोत थे, पर किसान सिंचाई के कृत्रिम साधनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा पर अधिक निर्भर रहते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने सिंचाई के कृत्रिम साधनों के विकास में काफ़ी रुचि ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई के साधनों को विकसित करने का प्रयास किया था। उसने विभिन्न क्षेत्रों में कई तालाबों का निर्माण कराया था। सिंचाई के साधनों का अधिकतम विकास तुगलक कालीन शासकों के दौर में हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने कृत्रिम झीलों, तालाबों और जलाशयों का निर्माण किया। उसे ऐसे कार्यों में विशेष रुचि थी। सल्तनत काल का वह पहला सुल्तान था जिसने कृषि व्यवस्था को सुधारने तथा कृषकों की सहायता के लिए कई कार्य किए। उसने वर्षा के पानी को एकत्र करने के लिए कई जलाशयों का निर्माण कराया। उसने 30 विशाल जलाशयों का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में कराया जहां सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था नहीं थी। सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नदियों से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई। गाजी मलिक ने मुल्तान और दीपालपुर में अनेक नहरों का निर्माण कराया ताकि कृषि की उन्नति हो। प्राचीन काल के अर्घट को पिन, ड्रम तथा गियर के साथ जोड़कर पशु शक्ति की सहायता से कुओं और नहरों से पानी निकाला जाता था। इस प्रणाली से सिंधु घाटी क्षेत्र में सिंचाई की कार्य को आसान बनाया गया। गेहूं और गन्ने जैसी महत्वपूर्ण फसलों के लिए कृत्रिम सिंचाई की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती थी। निश्चय ही सिंचाई की इस उत्तम व्यवस्था से कृषि को प्रोत्साहन मिला। यद्यपि सिंचाई के क्षेत्र में सल्तनत काल में प्रयास किए जाने के उदाहरण मिलते हैं, पर ऐसा महसूस होता है कि खेती की आय को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार नहीं किए गए थे। सल्तनत कालीन भारत में सिंचाई के लिए रहट की तकनीक के इस्तेमाल का भी अस्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। उस समय पानी खींचने के लिए संभवतः जो तकनीक प्रयोग में लाई जाती थी वह नूरिया थी, जिसमें एक पहिया जिसके किनारे कोई बर्तन या बाल्टी बंधा होता था तथा यह खुले तल वाले स्रोतों जैसे नदी, तालाब, जलाशय आदि पर काम कर सकता था। रहट के प्रयोग के संबंध में विस्तृत रूप से विवरण 16वीं शताब्दी के पुस्तकों में मिलता है, पर विद्वानों का मानना है कि इसका प्रयोग 16वीं शताब्दी से पहले ही आरंभ हो चुका था। रहट के प्रयोग और उसके लाभदायक परिणाम का अनुमान संभवतः इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब प्रांत, जो कि परंपरागत धारणा के अनुसार एक निर्जन क्षेत्र था, 15वीं शताब्दी के आसपास वहां आर्थिक सुधारों की गति बढ़ने लगी
और बाद के वर्षों में पंजाब की कृषि संपन्नता का उल्लेख कई पुस्तकों में मिलता है, जिसे रहट के प्रयोग का परिणाम माना जा सकता है। वहाँ की भूमि उपजाऊ थी तथा कृषकों के द्वारा वर्ष में रबी और खरीफ की 2 फसलें उगाई जाती थी। कहीं कहीं पर वर्ष में 3 फसलों के उगाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। सिंचाई की तकनीकों के विकास होने के पश्चात किसान वर्ष में कई फसलें उगाने लगे। अनाज, फल और दलहन प्रमुख फसल थे। गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, तिलहन, जौ, मक्का, बाजरा, पान, अदरक, गरम मसाला के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता था। फल का उत्पादन आय का एक प्रमुख साधन था। आम, कटहल, तेंदू, जामुन, महुआ, अनार, नारंगी आदि की खेती की जाती थी। इसके अलावा केला, गन्ना, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, नाशपाती, सेब, अंगूर आदि भी उगाए जाते थे। गन्ने से बड़े पैमाने पर शक्कर तैयार किया जाता था। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ताड़ के पेड़ लगाए जाते थे। सल्तनत काल में पान के साथ साथ सुपारी की भी खेती होती थी। उस समय भांग, अफीम या अन्य मादक वस्तुओं की खेती के संबंध में कोई उदाहरण नहीं मिलता। दक्षिण भारत के राज्यों में लौंग, जायफल, दालचीनी, इलायची, कबाब चीनी और जावित्री की खेती की जाती थी। सल्तनत काल में बंगाल की कपास, कड़ा, इलाहाबाद और सिरसा का चावल, कन्नौज का शक्कर तथा फिरोजाबाद, ग्वालियर और मालवा का गेहूं विशेष रूप से प्रसिद्ध था। मालाबार क्षेत्र में गरम मसाले तथा अदरक का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। दिल्ली के सुल्तान भी उद्यान लगाने में रुचि लेते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फलों की खेती का काफी विस्तार हुआ। उसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फलों के 1200 बाग लगवाए थे। उसने एलोरा में 80 और चित्तूर में 44 उद्यान लगवाए। इब्न बतूता के अनुसार उस समय अलसी, गन्ना और कपास का उत्पादन बहुतायत से किया जाता था। ये फसलें कोल्हू में तेल पेरना, गुड़ बनाना और बुआई करना जैसे ग्रामीण उद्योगों के लिए आधार का कार्य करती थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के अलावा पशुपालन का भी विशेष महत्व था। पशुओं के लिए चारागाहों की व्यवस्था थी। दूध और उससे निर्मित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय किया जाता था। ग्रामीण जनता कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी निर्भर थी। पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां अत्यधिक संख्या में पाए जाते थे। पशुओं से दूध के अलावा मांस भी प्राप्त किया जाता था। यद्यपि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी, पर गांवों में कई तरह के उद्योगों का भी अस्तित्व था। उस समय के अधिकांश उद्योगों का संबंध कृषि से ही था। कृषि और गृह उद्योग अर्थव्यवस्था का आधार बन चुके थे। कृषि का गृह उद्योगों के साथ जुड़ा रहना मध्यकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गांवों में कृषि पर आधारित अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। इस प्रकार के उद्योगों में सबसे प्रमुख उद्योग गुड़, शक्कर उद्योग, मदिरा बनाने का उद्योग, इत्र उद्योग, सूत काटने का उद्योग, वस्त्र उद्योग, तेल तैयार करने का उद्योग, डलिया, चटाई तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण करने का उद्योग प्रमुख थे। ये उद्योग गांव के अतिरिक्त उत्पादन पर आधारित थे। देश के विभिन्न भागों में कपास की खेती की जाती थी। कपास के पेड़ों से कपास निकालना, गुठली निकालकर रुई तैयार करना, पेड़ों और रुई से सूत तैयार करना ग्रामीण जनता का कार्य था। सूती वस्त्र उद्योग इन क्षेत्रों में विकसित हुआ जहाँ कपास की खेती होती थी या निकटतम क्षेत्रों से कपास या सूत आसानी से उपलब्ध होता था। इस युग में हाथ से सूत काटने के अलावा हथकरघा उद्योग का भी विकास हुआ। गांव में कुटीर उद्योग के रूप में सूत काटने का कार्य किया जाता था। उसमें प्रायः परिवार की स्त्रियां कार्यरत थी। इस कार्य से परिवार की आय बढ़ जाती थी। सल्तनत काल में ऊन पहाड़ी प्रदेशों में उपलब्ध होता था। इस उद्योग से गांव के कई परिवारों की जीविका चलती थी।
ऊनी कपड़े बनाने वालों का एक अलग वर्ग था। गांव में गड़ेड़िए इस उद्योग में परंपरागत रूप से शामिल होते थे। बंगाल के कई क्षेत्रों में रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता था। रेशमी वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ अन्य उद्योग जैसे कढ़ाई उद्योग, जरी उद्योग, छपाई तथा रंगाई के उद्योगों का भी काफी विकास हुआ। रेशम उद्योग से संबंधित अधिकतर कार्य गांवों में रहने वाले कारीगरों के द्वारा ही किया जाता था। जिन क्षेत्रों में सन और जूट की खेती होती थी, वहां रस्सी बनाने के साथ साथ डलिया और टोकरी बनाने का उद्योग भी विकसित हुआ। सल्तनत काल में मिट्टी के बर्तन का उद्योग भी काफी विकसित हुआ। मिट्टी के बर्तनों की अधिक खपत के कारण यह उद्योग अत्यंत प्रचलित था। ऐसे बर्तनों का उपयोग धनी और गरीब दोनों वर्ग के लोग करते थे। यह उद्योग सभी मौसम में चलता था, क्योंकि मिट्टी के बर्तन टूटते रहते थे। भारत में लगभग सभी गांवों में इस उद्योग का प्रचलन था। कुछ स्थानों पर चमकदार और सुडौल बर्तनों का निर्माण कराया जाता था। सल्तनत काल में चमड़ा उद्योग का भी विकास हुआ। यह एक प्रसिद्ध लघु उद्योग था। चमड़े का कार्य करने वाले लोगों का एक समुदाय था, जो पानी निकालने के लिए चमड़े के मोट, घोड़ों के लिए रास और जीन तलवार रखने के लिए म्यान और जूतियां तैयार करते थे। अन्य लघु उद्योगों में हाथीदांत का काम, कृत्रिम आभूषण बनाने का कार्य तथा मूंगे का कार्य प्रमुख थे। हाथीदांत के कारीगर चूड़ियां, कड़े, तलवार की मूठ, शतरंज की मोहरे तथा विभिन्न रंगों के पलंग तैयार करते थे। इस काल में लकड़ी की वस्तुएं बनाने का उद्योग भी काफी विकसित हुआ। इसके अलावा शराब बनाना, चंदन की लकड़ी का सामान बनाना तथा समुद्र से मोतियों को निकालने का भी उद्योग प्रचलित था। इन सभी कार्यों में ग्रामीण समुदाय शामिल था। प्रत्येक ग्राम में श्रमिक संघ का निर्माण किया गया था। सल्तनत काल में धन के वितरण में अत्यधिक असमानता थी। किसान परिश्रम कर उत्पादन करते थे। ग्रामीण कारीगर भी विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते थे, पर कई प्रकार के करों के कारण ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। विदेशी यात्रियों ने भारतीय गांवों की समृद्धि का विवरण दिया है, पर आम जनता इस समृद्धि से काफी दूर थी। थैंक यू।